नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। इस वक्त मैं हूं भिवानी में। भिवानी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और भिवानी के चारों विधानसभा सीटों की क्या स्थिति है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, किसके पक्ष में चुनाव झुका दिख रहा है, ये समझने की कोशिश हम आज पत्रकारों से करेंगे। हम जिलों में जाते हैं तो स्थानीय पत्रकारों से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पत्रकार वो ज़मीन की असली हकीकत, किस में फ़ाइट है, मामला एक तरफ़ा है, वो करीब-करीब सही उनके जो है उनका एनालिसिस सही निकलता है। हम तमाम प्रदेशों में ये करते रहे हैं। तो हरियाणा के भिवानी में भी हमारे साथ यहाँ के कुछ वरिष्ठ पत्रकार, कुछ युवा पत्रकार सभी हैं, जो ग्राउंड में हर विधानसभा क्षेत्र की असली तस्वीर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे हमारे ज़रिए। इस ज़िले की 4 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटें तो हॉट सीट हैं। तोसाम, किरण चौधरी जो अब भाजपा की हो गई हैं, और जेपी दलाल, वही जेपी दलाल जिन्होंने कहा था कि 6 महीने में अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो भी 6 महीने में दिल्ली वाले हमारे वो सरकार गिरा देंगे। यानी जनादेश की किडनैपिंग की खुली धमकी देने वाले जेपी दलाल भी यहीं इसी ज़िले की लोहारू सीट से मैदान में हैं। एक-एक सीट की तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि 4 की चारों सीटें फ़िलहाल भाजपा की हैं। एक कांग्रेस की थी, लेकिन जो सीट थी वो सीट के साथ-साथ शिफ्ट हो गई भाजपा में। हमारे साथ युवा पत्रकार हैं, युवा पत्रकार से शुरू करते हैं। साथ में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जिन्होंने कई दशक की पत्रकारिता की है। शुरुआत भिवानी सीट से। भिवानी सीट वो सीट है जहां पर गठबंधन के तहत एक सीट वामपंथी लेफ्ट धड़े को दी है कांग्रेस ने, और यही भिवानी है जहां पर कॉमरेड ओम प्रकाश है मैदान में, और सामने हैं 3 बार के विधायक घनश्याम सर्राफ। क्या है इस चुनाव में कॉमरेड बनाम 3 बार के विधायक सर्राफ, आपको क्या लग रहा है, किधर झुकाव है अभी चुनाव? देखिए, बात कर लेते हैं विधायक घनश्याम सराफ़ की। घनश्याम सराफ़ पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन बात करें ओम प्रकाश को, कॉमरेड ओम प्रकाश की, वो भी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ये तो समय बताएगा कि भई आखिर कौन बाजी मारता है। लेकिन ज़्यादातर जो हिसाब कर रहा है, ज़्यादातर जो वोटों की संख्या देखें किसकी ओर पलड़ा ज़्यादा भारी है, वो सिर्फ़ घनश्याम की ओर ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है अभी तक तो। घनश्याम। अब बात भिवानी की करेंगे। हमारे साथ हमारे एक और पत्रकार साथी हैं। जी, आप पहले अपना नाम भी बता दें और अपने संस्थान का भी नाम, ताकि भिवानी में जब भी चर्चा हो तो कम से कम हम आपके ज़रिए भी मेरा नाम इंद्रवेश दुहन है। मैं दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को भिवानी से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या है भिवानी में आपके हिसाब से, किधर झुका हुआ है पलड़ा अभी? देखिए सर, भिवानी जो है लंबे समय से बीजेपी की ये सीट रही है, और 3 बार की जो एंटी इनकम्बेंसी की बात जो है वो कहीं न कहीं आती है, क्योंकि विधायक के ऊपर नॉन परफॉर्मिंग के जो है आरोप जो है लगते रहे हैं। व्यवहार को लेकर के घनश्याम सर्राफ पे कोई उँगली नहीं उठा सकता, बहुत अच्छा उनका व्यवहार पब्लिक के साथ रहा है। बात कंपटीशन की करें तो ये सीट जो है कोलिशन में जो है राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो है दी गई है। तो ऐसे में मार्क्सवादी जो इनको दिया गया है, तो ऐसे में इस सीट को लेकर के काफ़ी समीकरण बने, क्योंकि कांग्रेस ने एकमात्र 90 में से ये सीट ऐसी है जो माकपा को दी है, एक गठबंधन के तहत दी है। तो गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, उनके व्यक्तित्व को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं कि हरियाणा में 90 विधानसभा हलकों में सबसे ईमानदार उम्मीदवार, और ऐसा वो काम करते भी रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय समीकरण है, इसमें 3 एक जो है आम आदमी पार्टी से खड़े हैं, वो भी अच्छा कंटेस्ट कर रहे हैं। जो 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो एक बॉर्डर लाइन पे आके रुक जाएँगे, क्योंकि वो जातिगत बेस पे हैं, तो बॉर्डर लाइन एक आएगा कास्ट का, वहाँ पे वो रुक जाएँगे। तो ऐसे में ट्रायंगुलर फाइट जो है कहीं न कहीं जा सकती है, लेकिन इस पूरी फाइट में बीजेपी फिलहाल तक जो है आगे खड़ी नज़र आ रही है। यानी अपर हैंड पे हैं, और यहाँ बड़ी चर्चा है कॉमरेड ओम प्रकाश की। बताया जाता है कि गाड़ी से निकल रहे थे और सामने किसी ने रोक लिया। आप जानते हैं चुनाव में क्या-क्या होता है। शराब, दारू की भूमिका बहुत होती है। तो रोक लिया किसी ने कि भाई मिलेगा क्या पीने को? तो उन्होंने कहा नहीं, पीने को तो नहीं मिलेगा, खाना होगा तो आ जाना। तो सामने वाला भी हरियाणा के मिजाज में चुटीलापन है, व्यंग है, हास्य है। सामने वाले ने भी बोल दिया कि चलो दारू कहीं और पी लेंगे, खाना खाने आ जाएँगे तुम्हारे यहाँ। खैर, कहानी हम अभी भिवानी से आगे बढ़ते हैं। तोसाम, ये हॉट सीट है। बंसीलाल की विरासत का सवाल। श्रुति चौधरी या अनिरुद्ध चौधरी, भाई बहन की जंग, और सीधी फाइट है तोसाम
में ग्राउंड की रियलिटी भी हम देख करके आए हैं, लेकिन पत्रकारों से समझेंगे, क्योंकि हम तो चंद घंटे गुजार रहे हैं, ये लोग रोज पूरा दिन गुजारते हैं। तो शाम में मुकाबला किसके किसके बीच आपको नजर आ रहा है और कौन ऊपर नजर आ रहा है, किसके हाथ में जाती दिख रही है बंसीलाल की विरासत? जी, सबसे पहले तो नमस्कार। और जैसा कि आपने जिक्र किया तोसाम विधानसभा को लेकर, तो वहाँ पे जो पूर्व में जो विधायक थी किरण चौधरी, जिनकी पुत्री हैं श्रुति चौधरी, उनको भाजपा से टिकटार्थी के रूप में वहाँ पे मैदान में उतारा गया है। और फिलहाल का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बंसीलाल विरासत को लेकर जो है, उनके ही भाई हैं अनिरुद्ध चौधरी, तो उनका नाम कहीं ना कहीं जो है हल्के में एक मजबूती के तौर पर फिलहाल उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि आगामी समय में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल का जो चुनाव है एक काफ़ी क्लोज फाइट वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि पूर्व में वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं शशि रंजन परमार, वो भाजपा से प्रत्याशी थे, लेकिन उनको टिकट ना मिलने के कारण एक नाराज़गी थी पार्टी को लेकर, तो वो अभी फिलहाल निर्दलीय के तौर पर मैदान में है। क्या होता है वो आगामी समय में ही पता चल पाएगा, लेकिन तीनों टिकटार्थी जो हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अनिरुद्ध चौधरी, और भाजपा से जो उम्मीदवार हैं श्रुति चौधरी और शशि रंजन परमार, ये जो तीनों हैं क्लोज फाइट इनके अंदर जो है देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस से हैं, उनको वहाँ के जो किसान जो संगठन हैं और जो क्षेत्रीय जो लोग हैं वहाँ से अच्छा उनको जो है एक समर्थन मिल रहा है। और तोसाम को जो है लगभग जाट कम्युनिटी, जाट बहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो एक जाटों का जो या किसान कह लो या फिर एक जो नारा चल रहा है जाट जाति को लेकर, तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर जो है कांग्रेस की तरफ अपना रुख किए हुए हैं। यानी अनिरुद्ध चौधरी अपर हैंड पे हैं, और यही जहाँ पर शशि रंजन परमार की बात हो रही है, वही शशि रंजन परमार हैं जिनको पूरे देश ने देखा था टिकट नहीं मिलने के बाद फूट फूट कर रोते हुए। वही शशि रंजन परमार हैं, यहाँ से मैदान में हैं, निर्दलीय हैं, और वो भी गांव-गांव में घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी घूम रहे हैं और वो घर बैठे हों, वो भी गाँव-गाँव घूम रहे हैं। हमारे साथ भिवानी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेहतर समझाएंगे, बताएंगे, क्योंकि कई दशकों से भिवानी की राजनीति को, सियासत को करवट लेते हुए देखा है उन्होंने। तोसाम पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि तोसाम हॉट सीट है। तोसाम में आपने बंसीलाल की भी सियासत को देखा होगा, उसके बाद उनके पुत्र को देखा, पुत्र वधू को देखा, बहू को, अब श्रुति को देख रहे हैं और सामने अनिरुद्ध को देख रहे हैं। क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या किरण चौधरी का पाला बदलना बेटी के लिए, खुद तो राज्यसभा पहुंच गई हैं, बेटी के लिए नुकसानदेह हो जाएगा क्या? देखिए, विरासत की सियासत जो है वो लंबे समय से तोसाम में रही है। चौधरी बंसीलाल रहे हों, चौधरी सुरेंद्र सिंह रहे हों, उनके बाद किरण चौधरी आ गई। अब एक ही परिवार के दो सदस्य सामने हैं, खून के दो कतरे, दोनों अपने आप में विरासत का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चौधरी बंसीलाल जब तक रहे उनकी विरासत चौधरी सुरेंद्र सिंह ने संभाली। सुरेंद्र सिंह का अपना एक पहचान थी, अपना वजूद था। एक लंबे समय के बाद 22 साल के बाद चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा के पुत्र अनिरुद्ध चौधरी मैदान में आए हैं। वो भी ये दावा करते हैं कि विरासत के असली हकदार हुए हैं। लेकिन ग्रामीण आंचल जो है वहाँ पे आपको पकड़ बनानी पड़ती है, और पकड़ 1, 2 या 10 दिन में नहीं बनती, उसके लिए सालों ख़राब करने पड़ते हैं, लोगों को बीच जाना पड़ता है। अगर इसी परिदृश्य में आप देखें तो कांग्रेस वैसे मजबूत है, आबो हवा कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन जो आदमी लंबे 20-25 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको नकारना मुश्किल है। मतलब मुकाबला कांटे का होगा, अभी एक तरफा नहीं है मामला। जी, एक तरफा नहीं है। हाँ। लेकिन मुकाबला कांटे का है, लेकिन थोड़ा पक्ष भाजपा का मजबूत लगता है, क्योंकि किरण चौधरी मंत्री भी रही हैं और उनकी सियासी चाल जो है वो शायद समझना किसी के बस की बात नहीं है। मतलब अनिरुद्ध से अगर पलड़ा भारी है श्रुति चौधरी का, तो किरण चौधरी के चालबाजी से, चालबाजी कहेंगे हाँ, या सियासी दांवपेच कह लें, हाँ, सियासी दांवपेच भी कह सकते हैं उसको। किरण चौधरी जो बोलती हैं उनके बोलने का लहजा ही अलग है। हाँ। उनको काउंटर करना एक फ्रेश पॉलिटिशियन के लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन खैर, मैंने आज सुना, आज मैं गांव में घूम रहा था तो सुना कई बार कुछ चीज़ें ब्लड से कुछ लक्षण आ जाते हैं। तो मैंने अनिरुद्ध को भी सुना, अनिरुद्ध भी बड़े मजे हुए अंदाज में
लोगों के बीच में थे, जैसे ये कहते हुए कि भाई मुझे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मेरी बहन या चाची आए तो उनके बारे में कोई बुरा नहीं बोलेगा, मुझे जो वो लोग बुरा बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं ये है। राजनीति की शालीनता है, हाँ? ये उनकी राजनीतिक शालीनता है। हाँ। भले ही परिवार में कितना ही मनमुटाव हो, लेकिन राजनीतिक रूप से शालीनता दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं गेन करेंगे वो। यही, हाँ। जी, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हाँ, क्योंकि हम लोग का चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, एक चीज कॉमन है पूरे भारत में, इमोशनल लोग होते हैं। जब ये देखते हैं कि हाँ ये लड़का देखो इसके चाची तो इसको इतना भला बुरा बोली, बहन इतना कड़वा बोल रही, लेकिन ये जा रहा है और ये बोल रहा है कि नहीं जी हमारी बहन आएगी तो मेरी बहन है, हमें वो भरा कुछ भी बोले बोले, लेकिन आप उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे गलत। हाँ अनिल चौधरी जो बोलते हैं हाँ उनकी भाषा में शालीनता है, हाँ इसीलिए वो कई बार कह देते हैं कि वो मेरी चाची हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन एक बात है कि मेरी चाची जी ने मुझे 5 साल पहले एडवांस कद मेरा ऊंचा कर दिया। हाँ। अनिल मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन अब राजनीति में किसको पलड़ा भारी रहता है, वो तो परिपक्वता, मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है वो काउंट होती है। तो ये अभी देखना है कि वो 3-4 दिन में सिनेरियो और क्लियर हो जाएगा। और क्लियर 3-4 दिन में और क्लियर होगा, तो 3-4 दिन में हम यहाँ नहीं भी रहेंगे तो फ़ोन से आपसे संपर्क करके जानकारी लेंगे। जरा हमारे साथ एक साथी और हैं, हम बात अब लोहारू पे करते हैं। लोहारू में जेपी दलाल, क्या हालत है जेपी दलाल की? देखिए जेपी दलाल लगातार लोहारू हल्के में लगातार काम किया उन्होंने। पिछले 5 साल की बात करें तो लगातार काम किया है लोहारू हल्के में, चाहे सड़कों की हो, बिजली की हो, पानी की हो, लगातार जनता के बीच भी रहे। ऐसी बात नहीं जनता के बीच नहीं रहे, जनता के बीच भी रहे। वहाँ पे जो काम भी उन्हें ग्राउंड लेवल पे कराए हैं तो लोग चाह भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चाह रहे हों। वहीं बात करें जो सामने राजवीर फरटिया है, तो राजवीर फरटिया की बात करें तो भी लगातार कांग्रेस में उन्होंने टिकट दिया है, तो वो भी फाइट में जरूर देखे जा सकते हैं। बात करें अन्य जो वहाँ पे सिर्फ 2 दलों में ही फाइट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो जेपी दलाल जो काम करवाए हैं, लोगों ने विश्वास भी किया, इतने लंबे समय से वो रहे हैं, तो लोग ज़्यादा विश्वास है फटे में विश्वास न करके जो जेपी दलाल ज़्यादा विश्वास दिखाए, क्योंकि काम करके उन्होंने जनता के बीच दिखाया। उन्होंने कहा ना कि मुझे एक बार मौका और दो, में जो हल्के में जो समस्याएं रही हैं 70 सीटें मैंने काम भी कर दिया है, और जो अगर मौका मिला तो और काम करने की बात जरूर कह रहे हैं। लेकिन फरटिया भी हैं, फील्ड में नए हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं हालांकि, लेकिन कितना काम कर पाते लोगों को आजमाना भी देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन जाट बहुमूल्य क्षेत्र है, जाट किस तरह तरफ झुकता है वहाँ पे देखने वाली बात जरूर है। लेकिन आज के टाइम में बात करें तो जाट है कांग्रेस की तरफ जरूर जा रहा है, लेकिन जेपी दलाल को भी कम नहीं आका सकता। जेपी दलाल कहीं ना कहीं अपर वहाँ पे देखे जा सकते हैं। खैर लोहारू की बात है, लोहारू पर हम समझेंगे, जेपी दलाल का क्षेत्र है। और ये जेपी दलाल मैंने कहा था पहले ही कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भी 6 महीने में गिरा देंगे, ये दावा जेपी दलाल का ही था। जेपी दलाल के बारे में और समझें, क्योंकि लोहारू के मिजाज के बारे में हमें जानकारी मिली कि मिजाज जो लोहारू का है, मूल मिजाज हर इलाके का होता है, वो मिजाज जेपी दलाल से और भाजपा से थोड़ा कम मैच करता है। हालांकि एक साथी ने बताया कि वहाँ पर अपर हैंड पर हैं, मंत्री होते हैं, कई बार जब सत्ता में होते हैं, मंत्री होते हैं, तो लाव लश्कर उनका ना, वो लाव लश्कर माहौल बनाता हुआ दिखता है। जमीन पर कितना वो माहौल है वो भी समझेंगे। लाव लश्कर तो है भाई, मंत्री हैं, ठसक है, और ठसक तो इतनी है कि वो कह रहे हैं कि सरकार बन जाए तो भी गिरा देंगे। वो जमीन पर जनता के बीच में कितनी ठसक है, क्या है लोहारू का हाल? जैसे हमारे साथी ने बताया कि जेपी दलाल जी फील्ड में रहे हैं, बिल्कुल फील्ड में रहे हैं। उन्होंने जो है सरकारी फंडिंग वहाँ काफ़ी दी है। हर किसान के पास 2 फसलें आती थी, एक फसल जो अपनी बोता था वो, दूसरा मुआवजे के रूप में आती थी। तो इस बात का बेनिफिट जेपी दलाल जी को भी होगा। लेकिन जो अपोनेंट कैंडिडेट हैं वो सोशल रूप से वहाँ काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो धनराज कुंडू वाले कॉन्सेप्ट वो रहे हैं, वहाँ उन्होंने बसें चलाई हैं, हर लड़की की शादी में 51,000 रुपये कन्यादान दिया है, और वो बड़े धनाढ़ व्यक्ति हैं। तो वो भी पैरेलल एक गवर्नमेंट वहाँ चलाते रहे हैं, सोशल वर्क की जो गवर्नमेंट चलाते रहे हैं। दूसरा टेम्परामेंट जो है इस हल्के का, वो टेम्परामेंट थोड़ा सा अलग है, उनका मिजाज अलग है, एंटी इनकम्बेंसी को जल्दी पकड़ करते हैं। तो उस चीज़ को यदि हम और इंक्लूड करेंगे तो जेपी दलाल के लिए ये राह इतनी आसान हमें नहीं लग रही। जेपी दलाल के लिए रास्ता मुश्किल है। इस जेपी दलाल वाला जो सीट है ये लोहारू, इसको आपसे भी समझेंगे। क्या आपको क्या लग रहा है? आपने तो लोहारू, अभी जेपी दलाल तो पहली बार के विधायक हैं, पहली बार के मंत्री हैं, पहली बार का जलवा है, बहुत सारे जलवा वाले विधायकों को देखा होगा आपने। क्या लोहारू जेपी दलाल के उस अंदाज को एक्सेप्ट कर पाएगा? क्योंकि कोई भी हो, जनादेश को कैसे कोई कैप्चर कर सकता है, हाईजैक कर सकता है कि आप सरकार किसी की भी बना दो, हम गिरा देंगे सरकार को। देखिए जेपी दलाल
जब राजनीति में आए तो लोहारू में वो चौधरी बंसीलाल के नाम पे एस्टेब्लिश हुए, क्योंकि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ने उन्हें लाके एस्टेब्लिश किया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़वाए, उसके बीजेपी में शामिल हो गए। एक चुनाव हारा, दूसरा चुनाव जीत गए, मंत्री बन गए। लेकिन उसके बाद जो उनकी जुबान थी वो कई बार फिसली, किसान आंदोलन में कह लीजिए या कोई और मौके रहे कई ऐसे जिसपे वो जुबान थोड़ी फिसली। हालांकि बैकफुट पे आ गए, लेकिन क्रिकेट जैसा स्वभाव है तो लोहारू के लोगों का भी, वो तलख मिजाज के हैं, वो किसी बात को पकड़ते हैं तो फिर उसको भूलते नहीं हैं। तो इस चीज़ का खामियाजा कहीं ना कहीं चुनाव के समय भुगतना पड़ता है। वो जेपी दलाल भी हो सकते हैं, कांग्रेस का भी हो सकता है। बदजुबानी या हल्की जुबान बोलेंगे तो उसको लोहारू के लोग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव में इसका असर नजर आएगा। यानी जेपी दलाल की जुबान, इस जुबान की बड़ी चर्चा है। किसान आंदोलन पर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही थी कि किसकी घरवाली सुनती है कि नहीं सुनती है, घरवाली बाहर वाली सबकी खबर जेपी दलाल रखते हैं। तो इस चुनाव में इनकी खबर लोहारू के लोग क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, या समझते हैं। एक और पत्रकार साथी हमारे हैं। लोहारू की तस्वीर, फिर हम आगे बढ़ेंगे आखिरी सीट पर। भिवानी की बात थी। अच्छा, भिवानी, चलिए भिवानी बताइए आप। भिवानी की हम लोग चर्चा कर ली, लेकिन भिवानी में क्या तस्वीर? भिवानी में तो जैसे ये कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर है, और जैसे ये टिकटें पहले जैसे डॉक्टर शंकर भारद्वाज के पक्ष में ज़्यादा थी, तो ये गठबंधन के होने के वास्ते ये ओम प्रकाश कामरेड जी को ये सीपीएमआई और टिकट मिली है। तो इससे भी मतलब लोगों का बहुत ही रुझान है, क्योंकि ये हर आंदोलन में, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे रोडवेज हो, कोई भी कर्मचारी हो, मजदूर या कुछ में, उसमें सबसे आगे ये हिस्सा लेता है। मतलब बहुत शरीफ नेक इंसान, कोई इसमें मतलब कोई भ्रष्टाचार कोई भी ये नहीं है कि भाई ये भ्रष्टाचार है। ये सिर्फ आंदोलन मजदूर के बारे में हो, किसी के संगठन के बारे में हो, तो ये उसमें सबसे आगे भाग लेता है। तो इसलिए हर गांव में इसको बच्चा बच्चा जानता है, तो इससे भी इसको बहुत फायदा होगा। और ये घनश्याम सराफ ये 3 बड़े एमएलए हुए हैं, ये न तो किसी के कोई शहर में कोई काम नहीं करवाया इनने, कोई किसी डाल भी मतलब कोई चाहे रोड टूटा हो, ये तो बिल्कुल अपना सुत्या रवस है। इसने मतलब कोई जनता का कोई ख्याल ही नहीं है। तो हम इसीलिए हम सोचते हैं कि भी कोई अच्छा विधायक हो भिवाड़ी के अंदर जो भी कोई काम करे, तो हम ऐसा ही नेता ये भिवाड़ी के अंदर चुनने जा रहे हैं। चलिए, ओम प्रकाश जी के बारे में तो कहा जा रहा है कि 90 सीटों पर अगर दोनों पार्टी मिला दें, खाली कांग्रेस की बात नहीं करें या केवल बीजेपी नहीं, दोनों मिला दें, तो सबसे ईमानदार प्रत्याशी अगर कोई है तो ओम प्रकाश हैं। आखिरी सीट है बवानी खेड़ा सुरक्षित। इस सीट की क्या तस्वीर है? बवानी खेड़ा की बात करते हैं, फिर फाइनल स्कोर। बवानी खेड़ा में कौन ऊपर है, कांग्रेस भाजपा? जी, बवानी खेड़ा की बात करें तो बवानी खेड़ा में जो है कांग्रेस और बीजेपी के जो बीच में मुकाबला है, निर्दलीय प्रत्याशी जिनकी टिकट कटे वो भी काफ़ी मजबूत हैं। तो इसके साथ जो 3 बार के जो विधायक रहे थे और रामकिशन फौजी, उनकी टिकट कटी, उन्होंने काफ़ी विरोध जताया था कांग्रेस उम्मीदवार का। तो उनके आने के बाद ये लगता था कि काफ़ी पोजीशन जो है वो बीजेपी की कांग्रेस की ख़राब होगी, लेकिन उन्होंने विड्रा कर लिया, तो उसका बेनिफिट जो है कांग्रेस को ज़रूर हुआ। लेकिन वो मन से कितना साथ दे पाएंगे ये बिल्कुल संशय में है। फिलहाल जो है बीजेपी उम्मीदवार है, उनका व्यक्तित्व भी काफ़ी बेहतर बताया जा रहा है। और ये जो पैराशूट कैंडिडेट हैं, इनके साथ पैराशूट में बहुत से लोग उतरे हैं बाहर से, और वो उनके लिए अच्छा खासा प्रचार कर रहे हैं। उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लोकल टच को लेकर के जो दिक्कतें आती थी, वो यहाँ की जो कांग्रेस है, वो सारी कांग्रेस बवानी खेड़ा में नज़र आती है। ये रिजर्व सीट को एक हॉट सीट के रूप में बना दिया। आपने कहा कि भिवानी में 2 हॉट सीटें, ये तीसरी हॉट सीट कही जा सकती है। तो यहाँ पे जो फिलहाल ओवरऑल समीकरणों में देखें तो अपर हैंड कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो माहौल इन्होंने बनाने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्तिगत जुड़ाव ना होने का नुकसान इनको ज़रूर हो सकता है कांग्रेस को इस विधानसभा से। मतलब प्रदीप नरवाल सब ले करके आए हैं, लाव लश्कर व्यवस्था दिल्ली से सब ले करके आए हैं। प्रदीप नरवाल ऊपर हैं या नीचे हैं या बराबर हैं, एकदम सीधा सपाट?
देखिए अभी जो जैसा वरिष्ठ पत्रकार जी ने हमें बताया वो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाहरी होने के कारण, और अभी पीछे कुछ सोशल मीडिया पर भी एक उनका वीडियो वायरल हुआ है, वो जेएनयू के समय का बताया जा रहा है। तो उसको लेकर भी हल्के में कई जगह उनका विद्रोह हुआ है कि उन्होंने विरोध किया है जनता ने कि भाई इन्होंने मतलब इस तरह की मानसिकता लेकर चल रहे हैं। उसके अंदर वो कई तरह के नारेबाजी कर रहे हैं, मनुवादी सोच को लेकर के, ब्राह्मणवाद को लेकर के, इस तरह के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। तो उसको हल्के में उनका विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो अभी कितने ऊपर है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो आज के समय में, आज की तारीख में भाजपा कैंडिडेट की है। भाजपा मजबूत है क्योंकि कांग्रेस में भी मनवादी सोच वाले प्रत्याशी हैं, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे हैं। अब कांग्रेस में भी अगर मनवादी सोच के प्रत्याशी हैं तब तो बात ही कुछ नहीं कर सकते। प्रदीप नरवाल पैरासूट कैंडिडेट, लाव लश्कर, दिल्ली की टीम, भिवानी की टीम, सब एक जगह लगी है, फिर भी पिट जाएंगे। देखिए स्वभाव है हर क्षेत्र का। अगर आप किसी कैंडिडेट, बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से 78 लोगों ने अप्लाई किया कांग्रेस टिकट के लिए, और उन 78 लोगों में से कोई भी आदमी काबिल नहीं था। पैराशूट से कैंडिडेट उतार दिया, और वो भी आखिरी दिन आके नॉमिनेशन करता है, पूरा लावा लश्कर आता है। जिन लोगों ने पिछले 10-15 साल संघर्ष किया वो लोग साइडलाइन हो गए। स्वाभाविक है उनको दुख होगा, तो वो लोग क्या करेंगे? हो सकता है दबाव में आके वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन आत्मा से ऊपर से तो विजय चिन्ह बनाएंगे, लेकिन अंदर खाने क्या है वो ऊपर वाला जानता है या वो खुद जानता है। तो कांग्रेस का इसका नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। भले ही इसके पीछे मंशा कुछ भी रही हो, किसको कमज़ोर करना है, राजनीति का स्वभाव है ये, किसको कमज़ोर करना है, किसको अपर हैंड देना है। लेकिन कांग्रेस को नुकसान है, सीधा नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें। यानी अपना नुकसान खुद करवा बैठे हैं। और जो रामकिशन फौजी की बात हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम के नाराज़गी जताई, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कुछ नहीं ऐसा बोला है, पत्रकारों ने हमारी बात को तोड़ मरोड़ दिया है। ये तो अक्सर कहा जाता है ऐसा। और कांग्रेस तो मेरे लिए माँ है। खैर, जब बात भवानी खेड़ा की है तो हम समझते हैं, जो भवानी खेड़ा को और करीब से समझते हैं, उन पत्रकार महोदय से। भवानी खेड़ा किधर जा रही है आज की तारीख में? जो कपूर वाल्मीकि लगातार 3 बार से यहाँ पे पार्षद भी रहे हैं, 1 बार चेयरमैन भी बने थे। जो जनता के भी जुड़ाव है, उन काफ़ी जुड़ाव है। भवानीखेड़ा की बात करें या इधर जमालपुर की बात करें, भवानीखेड़ा के जो नाजनगर बलियाली गांव है, जाटुलवारी है, 10-12 जो गांव है, काफ़ी अच्छा जुड़ाव इनसे है, काम पड़ता रहता है। तो काफ़ी लोगों के बीच में रहे हैं, जो जनता से जो समस्या थी उनको दूर करने का काम भी किया है। बात करें प्रदीप नरवाल की, तो पैराशूट कैंडिडेट एकदम आया है। तो वो जो यहाँ के जो उम्मीदवार थे, 78 उम्मीदवार, वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हालांकि 77 जो उम्मीदवार के साथ आ गए, जो एक जो उम्मीदवार है जो उसके खिलाफ भी चुनाव लड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी कंपटीशन में देखा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो आज भाजपा ऊपर जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदीप नरवाल को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जो उससे जो लोकल लोग हैं मिल नहीं पा रहे, क्योंकि जो साथ जो लोग आ रहे हैं यूपी से आ रहे हैं, करनाल से बेसिकली बताए जा रहे हैं, तो जो उनके जो भीड़ का जमावड़ा वहीं के लोगों का रहता है। जो लोकल लोग उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, वो लोग जो कह रहे हैं कि इनके आपके हल्के का गाँव का भी नाम नहीं पता। तो कहीं ना जो समस्या है, जो लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, लोकल लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं समस्या तो आने वाली है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो भाजपा का जुड़ाव यहाँ पे जो भाजपा उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं अब अपर दिखाई दे रहा है। असली खेल यही है कि अगल बगल इतने लोग हैं कि लोकल जिसके वोट से जीतना है वही नहीं मिल पा रहा है। फाइनल स्कोर 4 सीटें हैं भिवानी में। 4 में आपको क्या स्कोर लगता है बीजेपी कांग्रेस का, कितनी कितनी सीट आएंगी? भिवानी ये विधानसभा की सीट 3-1 का लगता है। 3 किधर? कांग्रेस की 3 कौन कौन सी? जैसे लोहारू है, बारडा है, भिवानी है, और तोसाम सीट पर फाइट है। तो मैं 3 सीटें कांग्रेस की मान के चल रहा हूँ। 3-1 कांग्रेस, 3-1। आप फाइनल स्कोर? भाजपा की 2 में फाइट है, तो शाम में फाइट देखी जा सकती है, और भिवानी में फाइट है। भवानीखेड़ा और लोहारू की लगभग बीजेपी की आज के दिन, अगर आज चुनाव हो जाए तो क्लियर है। चलिए, लोहारू पर एकदम विरोधाभासी रुख है कि लोहारू पर एक जगह से कांग्रेस के तरफ में आ रहा है, एक तरफ बीजेपी में। फाइनल स्कोर दादा आपकी तरफ से? देखिए भिवानी और तोशाम में, और आप लगाइए लोहारू में भी क्लोज कंटेस्ट है। भवानीखेड़ा में बीजेपी इजीली जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भवानी खेड़ा में बीजेपी, 3 में क्लोज फाइट।
फाइनल स्कोर 4 में? क्लोज फाइट है सर काफ़ी सीटों पे, तो लगभग 2-2 का स्कोर मान सकते हैं। 2-2, 3-1, ये अभी तक है 2-2 और 3-1। सर स्कोर की बात करें तो 4 विधानसभा में यदि एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी पेनिट्रेटिंग हुई तो कांग्रेस जो है वो चारों सीटें भी निकाल सकती है, लेकिन बीजेपी इतनी कमज़ोर फिलहाल पूरे दक्षिण हरियाणा में इसमें नहीं है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा का जो ये अहीर क्षेत्र है ये बीजेपी को खुश करेगा। फिलहाल ये समीकरण है। यानी अगर एंटी इनकम्बेंसी पर सवार होकर के कांग्रेस का बेड़ा पार होना हुआ तो चारों जीत सकती है, नहीं तो 2-2 और 3-1 ये स्कोर आ रहा है। 2-2, 2 बीजेपी के लिए मजबूत बताई जा रही हैं, 2 कांग्रेस के लिए। क्लोज फाइट भी 3 सीटों पर है, मतलब उसी 4 में अब सीटें नहीं बढ़ जाएंगी। लेकिन कुल मिला के पत्रकारों की नज़र से, भिवानी के पत्रकारों की नज़र से जो लगातार यहाँ रह करके ग्राउंड पर देख रहे हैं माहौल क्या है, उनकी नज़र से हमने आपको बताया। तो तस्वीर भिवानी की चारों सीटों की, तोसाम, भवानी खेड़ा, लोहारू और भिवानी आपके सामने है। अगले ज़िले में फिर वहाँ की सीटों को हम पत्रकारों की नज़र से आप तक पहुँचाएंगे। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।